So today we will discuss about potential energy of a system of charges. सिस्टम ऑफ चार्जेस से क्या मतलब है? मतलब बहुत सारे चार्ज हैं जो हमने पर्टिकुलर पोजीशंस पे रखे हुए हैं। डेफिनेटली जब उन्हें उन पोजीशंस पर रखा जाएगा तो वी हैव टू डू वर्क। तो ये जो हम वर्क करेंगे इट विल स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले मैं सिंपल केस ले रहा हूं। आई एम कंसिडरिंग ओनली टू चार्जेस with their position vectors r1 r2 with relative to some origin। मैंने कोई भी ओरिजिन मान लिया और दो चार्ज मान लिए q1 q2 जो हमारे पास कहीं सेट करने हैं। उन्हें यहाँ सेट करने पर जो सिस्टम बनेगा उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर वही बात बता रहे हैं कि let us calculate the work done external in building up the configuration. This means that we consider the charges Q1 and Q2 initially at infinity। पहले हमने देखा, मान लिया कि वो इन्फिनिटी पे हैं और फिर वहां से उठा के हम उन्हें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ला रहे हैं। Q1 को R1 पोजीशन वेक्टर पे लाया जा रहा है और Q2 को R2 पोजीशन वेक्टर पे ला रहे हैं। तो इसमें जो वर्क करेंगे हम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, that will be stored as potential energy of that system। सो पहले हमने क्या किया, ये चार्ज लिया Q1, उसे इन्फिनिटी से पॉइंट R1 पे लेके आए। तो फर्स्ट यू थिंक क्या हमें इसमें कोई वर्क करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि जब उसे R1 पोजीशन वेक्टर पे R1 पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो आसपास कोई फील्ड नहीं है। दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू वर्क। So there is no external field against which work need to be done. So work done in bringing Q1 from infinity to R1 will be 0। तो Q1 को जब आप ला रहे हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे तो आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप इस चार्ज को इस पोजीशन पे ले आएंगे, अब ये पोटेंशियल क्रिएट कर लेगा स्पेस में, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है दैट पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज दैट इज k by r। तो अगर इससे बाहर डिस्टेंस पे कोई और चार्ज लाएंगे तो वहां इस Q1 का पोटेंशियल फील्ड होगा। देन द पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय दिस चार्ज विल बी 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R1p। p जो है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हम सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि Q1 चार्ज को जब लाएंगे तो हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर कोई ऑलरेडी फील्ड नहीं है। बट जैसे ही आप Q1 चार्ज को ले आएंगे, अब जब आप Q2 को लाएंगे एट द पोजीशन R2, वहाँ पर फील्ड है, वहाँ पर पोटेंशियल है ड्यू टू दिस चार्ज। R1p जो है वो किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम द लोकेशन ऑफ Q1। क्लियर। अब Q2 को लेके आते हैं। तो देयर इज ए डायग्राम एज यू कैन सी। पहले Q1 को लाए पोजीशन वेक्टर R1, फिर Q2 को ला रहे हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है दैट इज R12। अब जब हम Q2 को लेके आएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R2 तो हमें जो है वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क विल बी इक्वल टू Q2 इनटू पोटेंशियल ड्यू टू Q1। अगर आपको याद हो तो हमने पोटेंशियल डेफिनेशन में पढ़ा था, पोटेंशियल इज वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट अपॉन दैट चार्ज। Then what is the work done? Work done will be potential which is already at that particular point into that charge। That's why I write here that the work done in bringing charge Q2 from infinity to the point R2 is Q2 times the potential at R2 due to Q1। जब Q2 चार्ज को R2 पोजीशन वेक्टर तक लाएंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाएंगे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? ये चार्ज Q2 into the value of potential at that particular point। और ये पोटेंशियल किसके कारण है? Q1 के कारण। So the work done on Q2 will be, as you can see, potential was 1/4 pi epsilon naught Q1 by R21। R21 is the distance of point 2 from point 1 and Q2 is the charge जिसे हम लेके आ रहे हैं। I hope it is clear to all। And R2 is the distance between point 1 and point 2। So now we know that electrostatic force is conservative
तो कंजर्वेटिव फोर्सेज में जब वर्क डन किया जाता है उनके अगेंस्ट जब वर्क डन करते हैं तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता. वी हैव डिस्कस अर्लियर दिस इन टॉपिक्स. सो द वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. So the potential energy of the system which has two charges will be, this is the total work done. बेसिकली पहले को लाए तो कोई वर्क करना नहीं पड़ा, जब दूसरे को लाए तो पहले के फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया, तो अलजेब्रिक सम ऑफ दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू W2 बिकॉज W1 तो जीरो है. सो इन टू चार्जेस वाले सिस्टम की जो एनर्जी है it will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12, where R12 is the distance between Q1 and Q2. Got it? I am considering that system is in vacuum. अगर ये किसी मीडियम में होगा then epsilon naught will be replaced by epsilon. Okay, one more thing we should discuss at here. यहाँ हम पहले Q1 को लेके आए फिर Q2 को लाए. अगर पहले Q2 को लाते फिर Q1 को लाते then there is no change in the result. If Q2 was brought first to its present location and Q1 brought later, then the potential energy would be the same. I hope it is clear to all. ये हमने दो चार्ज वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी है. ओके, एक और बात, इसमें किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए आप ले आइए, आपका रिजल्ट इफेक्टेड नहीं होगा बिकॉज हम जो वर्क जिस फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव है, मतलब उसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा. इट्स जस्ट डिपेंड ऑन द लोकेशन. आपको लाना पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही है. Q1 को R1 पोजीशन वेक्टर वाली पोजीशन पे लाना है और Q2 को R2. किसी भी पाथ को फॉलो करें आप, कैसे भी लेके आए, पोटेंशियल एनर्जी इफेक्टेड नहीं होगी. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. लेट अस डिस्कस अबाउट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस. बिफोर दैट थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं. वैसे तो ये बातें हमने पहले डिस्कस की हुई है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी अगर Q1 Q2 का मल्टीपल ग्रेटर देन जीरो है. मीन्स दे हैव लाइक चार्जेस, दोनों पे जो साइन है वो सेम है. इस केस में पॉजिटिव क्यों आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव है तो हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, है ना. जो आपका Q1 है वो Q2 को दूर फेंकेगा, इट थ्रो इट रेडियल आउटवर्ड, बट वी विल टेक इट टू ए पर्टिकुलर पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा. ओके, आई होप यू आर गेटिंग दैट द पॉइंट. बट अगर इनका मल्टीपल लेस देन जीरो है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं ये. तो हम जो है वो Q2 की डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे तो वहाँ वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव. दैट्स वाई इट इज रिटन एट हेयर कि अगर आपके अनलाइक चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उस सिस्टम की दैट विल बी नेगेटिव. तो बाय सीइंग द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू कैन टेल अस कि जो चार्जेस हैं वो लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं. क्लियर? अब बात करते हैं तीन चार्ज वाले सिस्टम की. तो हमने मान लिया कि हमें तीन चार्ज सेट करने Q1 Q2 Q3 एट ए पर्टिकुलर पोजीशन विच हैज पोजीशन वेक्टर्स R1 R2 R3 एज शोन इन फिगर. पहले दो थे, अब एक चार्ज वाला और मान लिया हमने. यू कैन टेक इट 4 चार्जेस 5 चार्जेस. इस टॉपिक के बाद वो चीज क्लियर हो जाएगी. तो सेम है, जब पहले Q1 को लेके आएंगे तो आसपास कोई फील्ड नहीं है. क्योंकि कोई फील्ड नहीं है देन वर्क डन विल बी जीरो. तो जब Q1 को लेके आ रहे हैं आप इन्फिनिटी से R1 तक तो कुछ ही वर्क की जरूरत नहीं है आपको. देयर इज नो वर्क रिक्वायर्ड. गॉट इट? अब जब Q2 को लाएंगे तो वहां पर Q1 का फील्ड पहले से है जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया. सो जब आप Q2 को लाएंगे इन्फिनिटी से R2 पे देन वर्क डन विल बी सेम एज वी डिस्कस अर्लियर. वहां पर पोटेंशियल है, जब आप Q2 को ला रहे हैं R2 पे तो Q1 का पोटेंशियल ऑलरेडी है तो वर्क तो करना पड़ेगा. दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12. अब जब आप थर्ड को लेके आएंगे तब वहां पर ऑलरेडी पोटेंशियल है दोनों चार्जेस का.
जो थर्ड की पोजीशन है R3, वहां पर जो आपका पोटेंशियल होगा वो Q1 के कारण भी है और Q2 के कारण भी है। तो पोटेंशियल क्या होगा, नेट अलजेब्रिक सम potential produced by Q1 and Q2, then the potential will be, as you can see, this is the algebraic sum of potential produced by Q1 and produced by Q2। अब जब आप Q3 को लेके आएंगे तो आपको इस पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना है, then the work will be Q3 into this potential। So when we take Q3 from infinity to the point R3, then the work done will be Q3 times of potential V12। तो जो Q3 पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उससे हमने चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया एज वी डन बिफोर, तो आपका वर्क आ जाएगा एंड दैट वर्क विल बी एज यू कैन सी इन द इक्वेशन। तो नेट वर्क कितना हुआ, W1 0 था, W2 वर्क निकाल लिया, W3 निकाल लिया, then net work to assembling the charges at the given locations is obtained by adding the work done in different step and that will be W1 plus W2 plus W3 and your final answer will be this 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 बटे it's upon R12 plus Q2 Q3 upon R13 Q2 Q3 upon R23। This is the formula of potential energy of a system which has three charges Q1 Q2 Q3। Distance between them you should know and also you know the value of charge, then you can calculate potential energy of that system। यहाँ पर भी वो बातें सेम है कि अगर आप पहले Q3 को लाएं फिर Q2 को फिर Q1 को तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ओके अगेन ये क्योंकि यहाँ भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है तो आप किस पाथ से लेके आ रहे हैं इस पर ये फॉर्मूला डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सिर्फ पर्टिकुलर लोकेशंस पर। तो ये बहुत जरूरी स्टेटमेंट है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, दैट पोटेंशियल एनर्जी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नॉट द वे द स्टेट इज अचीव्ड। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पर्टिकुलर पोजीशंस पर डिपेंड करती है, इस बात पर नहीं कि चार्जेस को किस पाथ को फॉलो करके लाया गया है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल। एक अल्टरनेट मेथड और है सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। मैंने फिर से यहाँ पे 3 चार्ज लिए हैं एज यू कैन सी इन द फिगर Q1 Q2 Q3। अब अल्टरनेट मेथड ये है कि आपको जितने चार्जेस दिए हुए हैं उनके पॉसिबल पेयर्स बना लीजिए। मीनिंग व्हाट, अगर 3 चार्ज हैं देन पॉसिबल पेयर्स विल बी Q1 Q2 Q2 Q3 एंड Q1 Q3। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, Q1 Q3 और Q3 Q1 ये एक ही पेयर माना जाएगा। ऐसा नहीं है Q1 Q3 एक पेयर है और Q3 Q1 अलग पेयर है, नो। देन पॉसिबल पेयर्स ऑफ फॉर 3 चार्जेस इज गिवन हेयर। अब आपको करना क्या है, जस्ट टेक अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पेयर्स। हर एक पेयर के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालकर उसका अलजेब्रिक सम ले लीजिए। then your final answer will be same as you discuss earlier। you can check ये आंसर बिल्कुल सेम है। लेकिन ये मेथड हम प्रेफर क्यों नहीं करते, क्योंकि जब आपके पास चार्जेस ज़्यादा होते हैं, किसी क्वेश्चन में 4 चार्ज हैं, किसी में अगर 5 भी आ गए तो स्टूडेंट्स वहाँ नंबर ऑफ पेयर बनाने में गलती कर सकते हैं। हो सकता है आप एक पेयर छोड़ दें, अगर आपने वो पेयर छोड़ दिया तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, जो कि आपको एग्जाम में नहीं पता होता भी सही आंसर क्या है। तो वो जो वर्क डन वाला मेथड है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है उन केसेस में। अगर आप गलती कम करते हैं, आप प्रॉपर पेयर बनाते हैं तो अल्टरनेट मेथड ज़्यादा छोटा है फॉर कैलकुलेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।